है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग ग्लैंड फार्मा के करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न और फिनेंशियल्स के बेसिस पे कंपनी के शेयर को स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक फिनेंशियल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है या कंपनी का फिनेंशियल कितना ज़्यादा हेल्प करता है एक प्राइस को मूव करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये ग्लैंड फार्मा का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर गया, फिर एक लॉन्ग टाइम बेयर ट्रेंड के अंदर चला गया। तो इस चार्ट को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं 2021 के जस्ट पहले यहाँ पे एक स्पाइक हुआ था। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया था और इसने एक बुल फ्लैग क्रिएट किया था। हालांकि ये एक स्पाइक एंड चैनल का शॉर्ट फॉर्मेशन है और उसके बाद कंपनी का एक लॉन्ग स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। यहाँ पे ये स्पाइक है और उसके साथ साथ ये चैनल है। और स्पाइक एंड चैनल का एक खास बात ये है, जहां से उसका चैनल स्टार्ट होता है यानी यहाँ से, तो प्राइस वही तक आने की फिर से कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ से इसका चैनल स्टार्ट हुआ था, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे फिर आके इसने टच किया। उसके बाद फिर एक बड़ा सा चैनल इसने क्रिएट किया और फिर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ तक आके फिर से टच किया। मगर इसके बीच में भी कुछ प्राइस एक्शन हुआ है, उसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे 3 स्पाइक के साथ जनरली चैनल खत्म हो जाता है और यहाँ पे डबल टॉप इसने क्रिएट किया है हायर हाई के साथ। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। हालांकि यहाँ पे भी ये वेज के फॉर्मेशन में नीचे आने की कोशिश किया है, या इसे आप लोग और एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन कह सकते हैं। अगर आप इसे वेज कहेंगे तो यहाँ पे 3 स्पाइक के बाद इसने अपना डबल बॉटम क्रिएट किया और फिर 2 लेग के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पाइक हुआ है, उसके साथ ये चैनल क्रिएट किया है। तो हाल ही के यहाँ पे स्पाइक एंड चैनल ही आप इसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि स्पाइक एंड चैनल का जहां से चैनल स्टार्ट होता है वहां तक जाने के बाद फर्दर नेक्स्ट मूव लेता है, वो अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके आसपास आके इसने आइडियल टच किया और फिर नीचे आने की कोशिश किया था। मगर यहाँ पे ये 2 लेग के साथ नीचे आया, यानी कि यहाँ तक इसको आना चाहिए था। तो ये 2 लेग के साथ यहाँ पे नीचे आया, मगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। ये आप देख सकते हैं ऊपर जाने की कोशिश किया था, ये छोटा सा जो ट्रेडिंग रेंज है इसे तोड़ के, और फिर इस पॉइंट तक ये जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये एक वेज का फॉर्मेशन है। ये 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक, और जनरली वेज का स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे होता है उसके 80% रेडिएशंस के अंदर फिर से प्राइस जाने की कोशिश करता है। तो इसे हम लोग एक फेलियर वेज कहेंगे। और ये फेल होने के बाद फिर एक बड़ा चैनल के साथ नीचे आया जो एक बेयर चैनल था, और इस बेयर चैनल के अंदर भी इसने 2 लेग का फॉर्मेशन किया। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने एक चैनल क्रिएट किया, तो इसे हम लोग 1 लेग पकड़ लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट और एक यहाँ पे चैनल इसने क्रिएट किया है और इसे हम लोग लेग नंबर 2 कहते हैं। तो उसके बाद इसने अपना बॉटम क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करने के बाद फर्स्ट टाइम इसने अपना चैनल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे एक बेयर फ्लैग की तरह काम कर रहा था, और जनरली एक बेयर फ्लैग नीचे ही ब्रेकआउट करता है, और यहाँ पे भी इसने वैसे ही किया। और यहाँ पे 3 एग्जॉशन बार क्रिएट करने के साथ साथ ये फिर से एक बुल चैनल के अंदर चला गया और यहाँ पे इसने अपना फाइनल जो स्पाइक है वो क्रिएट किया। इसे भी हम लोग एक एग्जॉशन कहेंगे, क्योंकि देखिए एक चैनल के बाद जब बड़ा बड़ा कैंडल क्रिएट होता है और वो पिछले चैनल के अंदर जो कैंडल है उसके एवरेज से भी बढ़कर है, या उस चैनल के अंदर जितना भी बड़ा कैंडल है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, तो उसे हम लोग एक एग्जॉशन कहेंगे। तो यहाँ पे भी 2 बार एग्जॉशन हुआ था और उसके बाद 1 लेग 2 लेग के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया था, तो इसे हम लोग एक पुल बैक कहेंगे। मगर यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे ये एग्जॉशन क्रिएट करने के बाद 2 लेग के फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया है, मगर ये 20 डेज का जो EMA है इसे अभी तक टच नहीं किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक इनसाइड बार को ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे एक स्पाइक, उसके साथ साथ 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आना, ये एक बुल फ्लैग का निशानी है और इसे हम लोग एक बुल फ्लैग का ब्रेकआउट भी कहेंगे। और जनरली एक बुल फ्लैग का ब्रेकआउट बहुत ज्यादा रिलायबल होता है
अगले मूवमेंट के लिए जो ऊपर की तरफ होता है। तो करेंट सिचुएशन में इस स्टॉक के अंदर अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, आपका क्या पोजीशन होना चाहिए? देखिए, आज के दिन मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को बोला था कि ग्लैंड फार्मा को आपको बाय करना चाहिए 1764 के आसपास, और उसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1559 के आसपास और 2099 के आसपास इसका नेक्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये क्यों, ये थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसे फर्स्ट लेग कहते हैं क्योंकि ये डबल बॉटम के बाद पिछले टाइम का जो हाई है उसे तोड़ के ऊपर गया, यानी ये एक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आया था। तो इसका जो डाउन पॉइंट है ये इसके अप पॉइंट के आसपास है, तो इसे हम लोग एक ब्रेकआउट पुल बैक कहेंगे। और ब्रेकआउट पुल बैक अगर ये है और इसके बाद से प्राइस देख सकते हैं आप ऊपर जाने की कोशिश किया है, तो इसे हम लोग वन लेग कहेंगे। तो जनरली 3 स्पाइक के अंदर एक ट्रेंड खत्म होता है, तो ये अगर कोई बुल ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम भी क्रिएट हुआ है एक बड़ा सा चैनल के ब्रेकआउट के बाद, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि नया मूव ये क्रिएट कर रहा है जो है बुल। तो यहाँ पे ये अगर लेग नंबर 1 है तो और एक लेग यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट लेग का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग अगर मान लेते हैं, इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है 2600 के आसपास, जो कि यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है ऊपर ही उतना मूवमेंट अगर हम लोग रखें तो 2600 के आसपास होता है। मगर यहाँ पे और एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले टाइम का जो यहाँ पे चैनल का स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, तो ये ब्रेकआउट के पुल बैक तक आना चाहिए, उसके बाद फर्दर ये कंसोलिडेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वहां पे ही मैंने इसका टारगेट रखा है या उसके थोड़ा नीचे, जो कि है 2130 के आसपास, और मैंने यहाँ पे टारगेट दिया है 2099 या 98 के आसपास। तो ये कंजर्वेटिव वे से टारगेट है, और इसके बीच अगर यहाँ से कहीं से भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न ये क्रिएट करता है तो वहां पे भी हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर एक ओएज का फॉर्मेशन हम लोग मान लेते तो इसे यहाँ तक जाना चाहिए था। सेकेंड वाला जो मूव है ये एक ओएज का फॉर्मेशन था, मगर यहाँ पे ओएज के टॉप तक ये गया ही नहीं, ये ओएज का फेलियर बन गया। तो अभी बात करते हैं, ये यहाँ पे इतना अच्छा रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट किया है, अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट भी किया था, मगर यहाँ पे क्यों फेल हुआ? देखिए, एक पैटर्न फेल होने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। ओवरऑल मार्केट का खराब कंडीशन, कंपनी के खुद के फिनेंशियल का खराब कंडीशन, या कंपनी के अंदर किसी भी बड़ा इन्वेस्टर का सेंटिमेंटल बिहेवियर भी इसका रीजन हो सकता है। मगर यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का कंडीशन खराब नहीं था, क्योंकि इस टाइम के बीच में 2 बुल रन यहाँ पे एटलीस्ट था। मगर यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स के अंदर कुछ दिक्कत था। अगर आप कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को थोड़ा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट काफी सारे क्वार्टर से लगातार गिर रहा है। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे गिर रहा है, मगर जो नेट प्रॉफिट है वो काफी हद तक कम हो गया था। तो ये कंपनी के शेयर गिरने का मेन रीजन हो सकता है। और इसके साथ साथ कंपनी का एनुअल रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, मार्च 2023 में ये काफी हद तक गिर गया था, और टेलिंग 12 मंथ में भी ये पिछले टाइम का जो हाई है उसे तोड़ नहीं पाया, और इसका इफेक्ट आपको डायरेक्टली दिखाई देगा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट पे भी। देख सकते हैं आप, काफी हद तक ये कम हो गया है। और इसके साथ अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कंपनी का आरओई जरूर देखना चाहिए। ये बताता है कंपनी के इक्विटी के बेसिस पे कंपनी कितना रिटर्न दे पा रहा है इक्विटी होल्डर को, और उसके साथ साथ कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है, कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म डेट कुछ भी नहीं है, मगर आरओई ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है, तो ये कंसर्न की बात है। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि करेंट क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आने वाले क्वार्टर में अगर कंपनी इस तरीके से सुधारता जाएगा अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, तो कंपनी का शेयर प्राइस और भी आगे भाग सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, आप छोटा छोटा करके पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1559 के आसपास, आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए था 1768 के आसपास। अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है, और आपको टारगेट रखना है 2099 के आसपास।
और इसके भी अगर कंपनी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का कंडीशन अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि निफ्टी अपना जो लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड का चैनल है वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है और ओवरऑल मार्केट डाउन साइड में जाता है तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस और भी गिर सकता है, तो आपको उस टाइम के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इस तरीके के डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आज के दिन वहां पे एक्सेल शीट मैंने अपलोड कर दिया है जिसके अंदर करीबन 7 के आसपास स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अपलोड हुआ है, आप जाके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।